हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। हम देख रहे थे अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैं हूँ याशी गोयल और अब तक हमने इसके 2 पार्ट्स में सारा कुछ कवर कर लिया था। सिर्फ हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है, डेट इज़ राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। लास्ट क्लास में हमने एटम्स के बारे में बात करी थी, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी थी, ये सारा कुछ हम बात कर चुके थे। अब हमारी आती है बात किसकी, केमिकल फार्मूला की, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया था, राइट? अगर आपको याद होगा तो डेट इज केमिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड की क्या कॉम्पोजिशन है उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, H2O का, राइट? आपको शायद याद होगा अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो। अब H2O का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये एक वाटर का, राइट? इसमें सारी कॉम्पोजिशन पता चल रही है कंपाउंड की कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, राइट? तो ये क्या होता है, एक आपका केमिकल फार्मूला होता है। अब हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूला के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन एन आयन मस्ट बैलेंस। मतलब वैलेंसी और जो चार्ज होगा ना वो बैलेंस होना चाहिए। अब बात आती है वैलेंसी क्या होती है, राइट? आई होप आपको ये वाली बात समझ आ रही होगी कि वैलेंसी क्या होती है। हमने अब तक ये वाली बात तो देखी ही नहीं है, तो सबसे पहले हम इस बात के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी ना आयंस की, अगर आपको याद होगा कि आयंस क्या होता है, एक होता है कैटायन आपका और एक क्या होता है आपका एनायन, राइट? कैटायन इज योर पॉजिटिवली चार्ज और एनायन इज योर नेगेटिवली चार्ज। ये बात मैंने आपको पीछे बताई थी अगर आपको याद होगा तो। अब किसी भी केमिकल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं उसमें दोनों टाइप के चार्ज होते हैं। अब वो क्या होने चाहिए, आपस में बैलेंस्ड होने चाहिए। इस चीज़ को ना आप ऐसे समझ सकते हैं, हर एक एलिमेंट के एटम के पास ना अपना अपना एक चार्ज होता है, ठीक है? जैसे अब अगर मैं Na की बात करूँ, डेट इज सोडियम। अब सोडियम का मास क्या होता है, 23 यूनिट्स होता है। तो उसके पास अपना क्या चार्ज होता है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उसमें क्या होता है, आपको अपने शेल्स कम्प्लीटली फिल करने होते हैं। जो आपके शेल्स होते हैं उन्हें आपको कम्प्लीटली फिल करना होता है। उसके लिए आपका एक फॉर्मूला चलता है कि पहले शेल में आपके 2 एटम्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, फिर उसके बाद 8 आएंगे, राइट? और फिर उसके बाद कितने आएंगे, 18 आएंगे, राइट? फिर उसके बाद आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाता है, लेकिन हमेशा थर्ड शेल में भी कहते हैं कि 18 मैक्सिमली आ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस पे 8 ही जाते हैं। अब आप सबको एक बात थोड़ी सी कम क्लियर हो रही होगी, लेकिन आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा अभी के लिए। तो जो शेल्स होते हैं वो इस वे में फिल होते हैं कि मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 एटम्स, फिर 8 एटम्स, फिर 8 एटम्स, फिर ऐसे कर करके ये फिल होते जाते हैं, राइट? अब क्या होता है, जब भी ये फिल नहीं हो पाते, मतलब जब से भी, अब आपका सोडियम है उसका 23 यूनिट्स है मास, राइट? अब वो क्या होगा, वो पूरा फिल नहीं हो पाता, वो क्या होता है कि वो उसका ना एक एटम बच जाता है हमेशा। तो क्या होता है कि जब एक एटम बच जाता है, मतलब वो अपना एक एटम किसी और को दे सकता है। जैसे अब अगर उसके पास अब जैसे सोडियम है, उसके पास एक एटम क्या है, एक्स्ट्रा है, राइट? तो वो किसी और को दे सकता है, उसका अपने तो कम्प्लीटली फिल हो ही जा रहा है ना उससे पहले ही, कि पहले 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर 8 आ गए, ऐसे करके उसका अपना तो कम्प्लीटली फिल हो ही जा रहा है। तो इसलिए वो उसका क्या होता है कि एक एटम खुद के पास ही बच जाता है तो किसी और को देता है। जब उसके पास से एक एटम बच रहा है, एक्स्ट्रा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब जैसे क्लोरीन है, राइट? उसके क्या होता है, 2 8 7, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, 2 8 एंड 7, जो इसके एटॉमिक नंबर से होती है। पहले में 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो यानी इसके पास क्या होता है कि एक एटम की शॉर्टेज पड़ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज पड़ जाती है। तो ये क्या करता है, ये किसी और से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है ना, उसके पास क्या होता है, हमेशा कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब जब भी किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज। और हमेशा जो केमिकल फार्मूला बनता है वो ऐसे ही किसी भी 2 एलिमेंट के एटम के बीच में नहीं बन जाता। हमेशा किन के बीच में बनता है, जिनके बीच में एक बैलेंस होता है, कि मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा ये बात क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है? ऐसे ही हमारे सब एलिमेंट्स के अपने अपनी वैलेंसीज, अपने अपने चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर 1 होता है, मतलब
हाइड्रोजन प्लस होता है, मतलब वो एक एटम दे भी सकता है, एक एटम ले भी सकता है, ऐसे करके उसका चलता है। पर मोस्टली वो एक एटम देता है क्योंकि उसके पास होता ही एक है टोटल। तो अगर वो उसे दे देगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। एक एटम से स्टेबिलिटी नहीं आ सकती क्योंकि स्टार्टिंग में तो 2 चाहिए ना, इसलिए। ऐसे करके आपकी पूरी ये टेबल है जो आप अपने उसमें भी देख सकते हैं और आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम पढ़ रहे थे। व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट। जब भी मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनेगा, मेटल का जो सिंबल होगा वो पहले आएगा। जैसे CaO, तो Ca इज मेटल, ये पहले आएगा। NaCl में Na इज मेटल, ये पहले आएगा। Cu इज मेटल। When polyatomic ions are used, the ion cell enclosed in brackets before writing number to show the ratio. जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे, मतलब एक से ज़्यादा आयन होंगे, तो हमेशा ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा जिससे उस नंबर को शो किया जा सके कि वो पूरे को रेफर कर रहा है। दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, मतलब यहाँ पे OH जो है वो क्या है, डबल है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इसके ऊपर, इसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा के 2 लिख के, जैसे यहाँ पे शो किया गया। अब आपको इसके साइड में एक और एग्जांपल दिख पा रहा होगा, डेट इज NH4 2, फिर ब्रैकेट के बाहर 2 लगा के और फिर SO4। डेट इज NH4 जो है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, राइट। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब सारे एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है, मतलब एक किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनका जितना एटॉमिक मास होता है वो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब टोटल मास। अगर मैं बात करूँ H2O की, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1, 1:2 मल्टीप्लाई में, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल कितना हो गया 18 यूनिट्स, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया किसका, H2O का, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब बात आते हैं हमारी फॉर्मूला यूनिट मास की, कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, राइट। तो हम उसकी थोड़ी सी और बात करते हैं कि फॉर्मूला यूनिट, ये सारा कुछ मैं रफ कर देती हूँ जिससे हमारे पास थोड़ा और स्पेस हो जाए कुछ भी देखने के लिए, ठीक है। अब बात आती है हमारी किसकी, फॉर्मूला यूनिट मास की। इट इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस एंड एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला। मतलब किसी भी फॉर्मूला के अंदर जो भी आयंस या एटम्स प्रेजेंट है उसका जो सम होगा, मतलब उनके मासेस का जो सम होगा वो क्या कहलाता है, फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं, डेट इज Na इज 23, Cal इज 35.5। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका आता है 58.5। अब आप कहेंगे इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, फॉर्मूला मास में भी हम वही कर रहे हैं, इसमें भी यही कर रहे हैं। बेसिकली इनमें सिर्फ ये होता है कि आप उसमें मासेस ऑफ ऑल एटम्स, मतलब उसमें बेसिकली एटम्स की बात होती है और इसमें आयंस की बात होती है। तो आयंस की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी किसी किसी में ऐसे भी शो होता है कि वो आपको ना, जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ, Na की बात करूँ, कहीं कहीं पे वो आपका ऐसे Na प्लस में शो होगा, तो आप इसका मास 23 लेने की जगह क्या लेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मास क्या लेंगे आप, 22 लेंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास को अलग अलग लिखा जाता है, राइट। पर ये बहुत रेयर केस में होता है, हमेशा आपका बहुत सिंपल वे आएगा क्योंकि अभी ये आपका बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुआ है सारा टॉपिक आपसे। नेक्स्ट इज योर रूल फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। इसके कुछ रूल्स है जो आपको बहुत ध्यान से सुनने होंगे और समझने भी होंगे, तभी आप कुछ लिख पाएंगे, राइट। फर्स्ट इज वी फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड। हम उनके सिंबल्स को लिखते हैं। बिफोर द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। उनके सिंबल से पहले हमें उनकी वैलेंसी भी लिखनी ज़रूरी है। अब हम उनकी क्रिस क्रॉस करते हैं वैलेंसीज को, जिससे एटम्स कंबाइन करें। पहले एटम के साथ दूसरे की वैलेंसी जाती है सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, दूसरे के साथ पहले की वैलेंसी जाती है सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में। जब वैलेंसी 1 होते सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता, और जब बहुत ज़्यादा पॉलीएटॉमिक आयंस होते तो ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है जिससे पहला पॉलीएटॉमिक दूसरे पॉलीएटॉमिक आयंस के सबस्क्रिप्ट से सेपरेट हो सके। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर नहीं हुई होगी, हम इसके पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिर आपको क्लियर होगा। जैसे आपको फॉर्मूला क्या है, आपके पास क्या है, H है और S है, राइट। अब S इज योर सल्फर, उसकी वैलेंसी होती है 2, H की वैलेंसी होती है 1। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं यहाँ साइड में आपको ये चीज़ शो करती हूँ। पहले आप सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे ऐसे इस फॉर्म में जैसे आपको ऊपर शो है, फिर इनकी आप वैलेंसीज लिखेंगे, राइट। तो H की वैलेंसीज 1, सल्फर की 2। अब इनको आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे जैसे हमने ऊपर रूल्स में भी देखा था।
देखिए आप देख पा रहे हैं, पहले हमने इनके सिंबल्स लिख लिए एलिमेंट्स के, ये ले, फिर हमने इनकी वैलेंसी लिख लिया, अब हमने इनको क्रॉस क्रॉस कर लिया, क्रिस क्रॉस कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, पहले आइटम के साथ दूसरे की वैलेंसी जाएगी, मतलब पहला आइटम आपका क्या है, हाइड्रोजन है, इसके साथ सेकंड की वैलेंसी एज अ सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे वाले फॉर्म में, तो H2, और दूसरे के साथ पहले की वैलेंसी सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में। अगर वैलेंसी 1 होती है तो सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता, मतलब वैलेंसी 1 है तो सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा जाएगा, तो आपका इसके साथ क्या लिखोगे आप, इसको सिंपल S। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, H2S, जिसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए अगर आप इसको 1 भी लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये कोई फॉर्म में, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप 1 ना भी लिखें तो भी आपका चल सकता है, इसलिए आप हमेशा अवॉइड करेंगे कि आप कहीं भी 1 नहीं लिखेंगे, आप इसको नॉर्मल ऐसे ही लिखेंगे। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डेट इज CO2, ठीक है, इसका भी देखते हैं। पहले हमने लिखा C, फिर हमने लिखा O। C की वैलेंसी होती है 4, O की वैलेंसी क्या होती है 2। अब इनमें फिर से क्रॉस क्रॉस कराया हमने, C के साथ 2, O के साथ 4, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में। अब आप देख पा रहे हैं ये कॉमन लिया जा सकता है, तो जब हम इसका 2 कॉमन लेते हैं तो C के साथ 2 गया तो C बचा, O के साथ 2 गया तो 2 बचा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, CO2। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं C2O4 या CO2 दोनों ही, क्योंकि हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसने हमने 2 कॉमन लिया और फिर मतलब एक तरह से आपने 2 कॉमन लेके उसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने किसकी तरफ, अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ, जिसको हम फिर से देखने वाले हैं, राइट। पर उससे पहले हम थोड़ा सा पहले वाली बात कर लेते हैं कि आपको ये सारे फॉर्मूले जो हमने पहले देखे हैं वो आपको क्लियर हुए हैं कि नहीं। H2S के लिए H की मल्टीप्लाई 2 से, S की मल्टीप्लाई 1 से, CO2 के लिए C की मल्टीप्लाई 2 के, O को 4 से, और फिर उसके बाद 2 कॉमन लेके चले हम, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, H की 1 Cl की 1 HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड C4Cl की 1 CCl4। मतलब ये सारे आपके फिर से एग्जाम्पल्स हैं, आप इस चीज़ को सबको रेफर कर सकते हैं, राइट। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो आयंस के केस में आता है, राइट। एन आयन में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, आपका आयन, जो मैंने पीछे भी बात करी थी, राइट। पॉजिटिवली चार्ज आयन Na+K+, Ca2+Al3+, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। और जो नेगेटिवली होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं, राइट, कैटायंस। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें आपको दोनों चीज़ें रेफर करी हुई हैं, और प्लस आपके जो एनसीईआरटी बुक में एक टेबल भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको दोनों चीज़ें बताई हुई हैं कि किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो अब अगर मैं बात करूँ, पहले हमने लिखा है Na, अब कार्बोनेट के लिए CO3 होता है, CO3 पे कौन सा चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, Na पे होता है +1 का। फिर से क्रॉस क्रॉस होगा, Na के साथ -2 का चार्ज, CO3 के साथ +1 का चार्ज आता है, तो Na2CO3। अब आप कहेंगे हमने इसमें चार्ज को तो कहीं इंक्लूड ही नहीं करा, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करते हमेशा, आप इस चीज़ को ऐसे ही देखते हैं। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करूँ तो एल्यूमिनियम और सल्फेट होता है SO4 के साथ -2, एल्यूमिनियम के साथ +3 चार्ज होता है, क्रिस क्रॉस करोगे तो एल्यूमिनियम 2। अब सल्फर SO4, राइट। अब आप कहोगे ये 3 भी मैं यहीं से के साथ लिख दूँ, नहीं, आप इसको पहले ब्रैकेट में डालोगे फिर 3 लिखोगे, मतलब SO4 3 टाइम्स है ऐसे, ठीक है। इसके भी ये सारे एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं, सेम फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सबके साथ सेम जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज मोलर मास। द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस मतलब मोलर मास क्या होता है, उस सब्सटेंस के 1 मोल में जितना मास होता है, और ये किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट। इसको आप कभी कभी एवोगैद्रो भी कहते हो, कभी कभी ये आपको एवोगैद्रो नंबर के फॉर्म में भी लिखा होता है। आई होप आपने ये नंबर पहले सुना हो कि एवोगैद्रो नंबर क्या होता है, राइट। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट, इसका मोलर मास भी 1 ग्राम पर मोल होता है। ये आपके मोलर मास की बात करी गई है, मोलर मास कुछ नहीं होता, उनके सबके मासेस को प्लस करके आप लिखते हो। प्लस पहले इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट आता था, मोल कॉन्सेप्ट,
जो आपका अब कट चुका है, इसलिए आपको उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना कि व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑल दीज। उसके आपके क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड नहीं आने वाले हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे। आप इन सब चीज़ें मासेस को देखेंगे, आप उनको कैसे डिटरमाइन करेंगे, केमिकल फार्मूलाज को कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने माइंड मैप की, जो हम हमेशा करते हैं। राइट। अब लॉज की बात हम कर चुके थे, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमने देखा जिसमें एटम्स के बारे में बात करी गई थी, एटम मॉलिक्यूल इन सबको हमने देख लिया। राइट। अब एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मोनोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक, इन सब चीज़ों को हमने देख चुके थे। एटॉमिसिटी की हमने बात करी थी, फॉर्मूला मास, मॉलिकुलर मास, मोलर मास, इन सब की हमने बात करी थी। राइट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 होता है वो यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और प्लस वन मोर थिंग जो मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली बताई थी कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके चलना है, जिससे आपकी केमिस्ट्री की एक फाउंडेशन का काम करेगा ये, और आपको आगे की बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।